नमस्कार और स्वागत है इस ताज़ा तरीन विश्लेषण में। आज 4 सितंबर 2025 है और हमारे पास वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। जी हाँ, काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल, हमारे पास फाइनेंस, जॉब्स, कमोडिटीज और कुछ खास कंपनियों की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, अलग-अलग स्रोतों से जानकारी मिली है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब कड़ियों को जोड़कर समझें कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में आखिर हो क्या रहा है, कौन से बड़े ट्रेंड्स उभर रहे हैं। हाँ, एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अमेरिका से करते हैं, जहां की एडीपी जॉब्स रिपोर्ट आई है और आंकड़े थोड़े कह सकते हैं चिंताजनक हैं। अगस्त में प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 54,000 नौकरियां जुड़ी। हाँ, ये आंकड़ा उम्मीद से काफी कम है। मतलब पिछले महीनों की तुलना में ये एक बड़ी गिरावट है। तो ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, इसका मतलब क्या समझें? क्या ये सिर्फ एक महीने की बात है या कुछ और गहरा संकेत है? देखिए, एक महीने के आंकड़े से सीधे निष्कर्ष निकालना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जिस तेजी से ये गिरावट आई है और अगर हम पिछले कुछ महीनों की धीमे होते ट्रेंड को भी देखें, हाँ, तो ये निश्चित रूप से अमेरिकी लेबर मार्केट के थोड़ा ठंडा पड़ने का एक मजबूत संकेत तो देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कुछ बता रहा है। और ये कहानी शायद फेडरल रिजर्व तक भी पहुंच रही होगी, क्योंकि जैसे ही ये आंकड़े आए, बाजार में फेड के ब्याज दरें घटाने की बातें तेज हो गई। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि कैसे लेबर मार्केट का डेटा सीधे मॉनेटरी पॉलिसी यानी ब्याज दरों की उम्मीदों पर असर डालता है। हाँ। जब नौकरियां उम्मीद से बहुत कम आती हैं, तो लगता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त पड़ रही है। तो ऐसे में फेडरल रिजर्व जैसे सेंट्रल बैंकों पर एक तरह का दबाव बनता है कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ब्याज दरें घटाएं। ताकि कर्ज सस्ता हो, कंपनियां निवेश करें, नौकरियां दें। एग्जैक्टली। तो ये कमजोर जॉब डेटा फेड के थोड़ा नरम पड़ने की संभावना को बढ़ा रहा है। बाजार तो इसी पर ही एक्ट कर रहा है। और इसी नरमी की उम्मीद से जुड़ी एक और बड़ी बात सामने आई है गोल्डमैन सैक्स से। वो कह रहे हैं कि अगर फेड दरें घटाता है तो सोना $5,000 प्रति आउंस तक जा सकता है। हाँ, ये काफी बोल्ड भविष्यवाणी है। ये तो बहुत बड़ी छलांग हुई। सोने की कीमत और फेड की दरों में ये क्या कनेक्शन है, जरा समझाएंगे? हाँ, ये एक क्लासिक रिश्ता है इकोनॉमिक्स में। देखिए, जब फेड ब्याज दरें घटाता है तो मोटे तौर पर दो चीजें होती हैं। अच्छा। एक तो अमेरिकी डॉलर थोड़ा कमजोर हो सकता है, क्योंकि कम ब्याज दरों पर विदेशी निवेशकों को डॉलर एसेट्स उतने आकर्षक नहीं लगते। ठीक है। दूसरा, सरकारी बॉन्ड पर जो रिटर्न मिलता है, जिसे यील्ड कहते हैं, वो भी कम हो जाता है। अब सोना एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ब्याज या डिविडेंड तो मिलता नहीं। तो जब बॉन्ड यील्ड कम होती है तो सोना रखना वो तुलना में ज्यादा फायदेमंद लगने लगता है। हाँ। सोने को वैसे भी मुश्किल समय में, अनिश्चितता में एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है, महंगाई से बचाव के लिए भी। तो मतलब कमजोर नौकरियां, इससे फेड पर दरें घटाने का दबाव, फिर डॉलर कमजोर, बॉन्ड यील्ड कम और सोने का आकर्षण बढ़ गया। एकदम सही, बिल्कुल यही चेन है। और ये भी देखिए कि अभी सोना लगभग $3600 प्रति आउंस के आसपास है। हाँ। तो 5000 तक जाना मतलब करीब 40% की बढ़त। ये बहुत बड़ी बात है। सही। ये दिखाता है कि गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फर्में सिर्फ दरों में कटौती ही नहीं देख रही हैं, बल्कि शायद ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ गहरे रिस्क भी देख रही हैं, जहां सोना एक तरह का अल्टीमेट इंश्योरेंस बन सकता है। ये सिर्फ दरों का खेल नहीं है मतलब। नहीं, ये भविष्य की अनिश्चितता पर भी एक तरह का दाव है। अच्छा, ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमी की बात। अब जरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलते हैं। वहां भी कुछ दिलचस्प चालें चली जा रही हैं। एक खबर है कि फार्मा कंपनियां अमेरिका में अपना ऑपरेशन बढ़ा रही हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। और वजह बताई जा रही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के संभावित टैरिफ का डर। ये क्या है, मतलब पहले से तैयारी? हाँ, ये पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ आज को नहीं देखती, वो आने वाले 5-10 साल के संभावित बदलावों के लिए भी प्लान करती हैं। अगर अमेरिका में फिर से टैरिफ बढ़ते हैं जैसा पहले हुआ था, तो जिन कंपनियों का प्रोडक्शन बाहर है उनकी लागत बढ़ जाएगी, अमेरिकी बाजार में कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। तो अमेरिका में ही प्रोडक्शन बढ़ाकर वो इस संभावित टैरिफ के असर को कम करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक तरह की हेजिंग है, भविष्य के नुकसान से बचने का तरीका। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ने पॉलिटिकल रिस्क को भी फैक्टर इन कर रही हैं कंपनियां। बिल्कुल, ये निवेश का फैसला सिर्फ कॉस्ट कटिंग का नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क का आकलन है। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन के बदलते पैटर्न का भी संकेत है।
कंपनियां अब सिर्फ सस्ता कहाँ ये नहीं देख रही। बल्कि स्टेबिलिटी और मार्केट एक्सेस पर ज्यादा ध्यान है। जी हाँ, सप्लाई चेन को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा भरोसेमंद बनाने पर जोर है। और कॉर्पोरेट जगत से एक और बड़ी खबर है, गोल्डमैन सैक्स वो टी रो प्राइस में $1 बिलियन लगा रहा है। हाँ, ये काफी बड़ा निवेश है। और इसके बाद गोल्डमैन टी रो प्राइस के टॉप 5 शेयर होल्डर्स में से एक बन जाएगा। ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है। एक दिग्गज निवेश बैंक दूसरे बड़े एसेट मैनेजर में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इशारा हो। अच्छा। टी रो प्राइस का एसेट मैनेजमेंट बिजनेस खासकर रिटायरमेंट फंड्स में बहुत मजबूत है। हो सकता है गोल्डमैन उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या एक्सपर्टीज का फायदा लेना चाहता हो। दूसरा, ये गोल्डमैन का टी रो प्राइस के भविष्य पर भरोसा दिखाता है। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आजकल काफी कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब कंपनियां आपस में मिल रही हैं। हाँ, ये तो है। तो शायद गोल्डमैन को लगता है कि टी रो प्राइस इस दौड़ में आगे रहेगा। क्या ये भी हो सकता है कि गोल्डमैन खुद अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से थोड़ा हटकर एसेट मैनेजमेंट जैसे ज्यादा स्थिर कमाई वाले बिजनेस पर फोकस बढ़ाना चाहता हो? ये भी एक एंगल बिल्कुल हो सकता है। एसेट मैनेजमेंट में फीस बेस्ड इनकम होती है, जो बाजार के उतार चढ़ाव में थोड़ी स्थिर रहती है, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्यादा साइक्लिकल है, मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। तो ये रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने का तरीका भी हो सकता है। $1 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, तो ये जरूर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव है। इसके नतीजे तो खैर आने वाले सालों में ही पता चलेंगे। और भी कुछ कंपनियां हैं जो चर्चा में हैं, जैसे फिनटेक कंपनी रेवोलूट, वो 10% शेयर बायबैक कर रही है। हाँ, इसे क्या माने, कॉन्फिडेंस का संकेत या कैपिटल को कहीं और लगाने की बजाय शेयर होल्डर्स को लौटाना? शेयर बायबैक को आमतौर पर तो पॉजिटिव ही देखा जाता है। कंपनियां अक्सर ऐसा तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि उनका शेयर अंडरवैल्यूड है, मतलब बाजार में सही कीमत नहीं मिल रही और उनके पास कैश भी है। ठीक है। शेयर वापस खरीदने से मार्केट में शेयर कम हो जाते हैं, तो प्रति शेयर कमाई EPS बढ़ सकती है। तो हाँ, ये मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का संकेत तो है। लेकिन फिनटेक जैसे कॉम्पिटिटिव सेक्टर में, जहां ग्रोथ के लिए लगातार पैसे की जरूरत होती है, ये सवाल भी उठता है कि क्या ये पैसे का बेस्ट यूज है? क्या इसे नए प्रोडक्ट या एक्सपेंशन में नहीं लगाना चाहिए था? ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। अच्छा, और दूसरी तरफ सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर जायंट, उसके शेयर गिरे क्योंकि तीसरी तिमाही का आउटलुक थोड़ा कमजोर था। हाँ, सेल्सफोर्स का केस दिखाता है कि टेक सेक्टर, खासकर ये SaaS कंपनियां, कितनी ज्यादा उम्मीदों पर चलती हैं। मतलब थोड़ी सी भी चूक, बिल्कुल ग्रोथ रेट में जरा सी कमी या भविष्य के अनुमान में थोड़ी सी भी नरमी, बाजार तुरंत निराश हो जाता है और शेयर नीचे आ जाते हैं। ये निवेशकों की लगातार तेज ग्रोथ की उम्मीद को दिखाता है। और एक फुटवेयर कंपनी कैलोरिस, उसके भी Q2 नतीजे आए हैं। ये शायद कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में कुछ बताते होंगे। जी हाँ, कैलोरिस जैसी कंपनियां जो सीधे कंज्यूमर को बेचती हैं, उनके नतीजे जमीनी हकीकत बताते हैं। लोग जूते चप्पल जैसी चीजों पर कितना खर्च कर रहे हैं, महंगे ब्रांड ले रहे हैं या सस्ते वाले। इससे हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और खर्च करने की क्षमता का अंदाजा लगता है। ये सब अलग अलग कंपनियों की खबरें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें, अमेरिका में धीमी हायरिंग, फार्मा का अमेरिका आना, गोल्डमैन का बड़ा निवेश, रेवोल्यूट, सेल्सफोर्स, कैलोरिस के नतीजे, और आपने यूके कंस्ट्रक्शन में गिरावट और यूरोपियन रिटेल के कमजोर फोरकास्ट का भी जिक्र किया था, क्या ये सब जुड़ रहा है? कोई ग्लोबल ट्रेंड दिख रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ नरमी आ रही है। सिंक्रोनस स्लोडाउन जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। अमेरिका में नौकरियां धीमी, यूके का कंस्ट्रक्शन नीचे, यूरोप में कंज्यूमर खर्च कमजोर। ये अलग अलग नहीं लग रहा, ये एक संभावित ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ इशारा कर सकता है। इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ ब्याज दरें बढ़ना? ऊंची ब्याज दरें तो यकीनन एक बड़ा फैक्टर है। पिछले 1-1.5 साल में सेंट्रल बैंकों ने जो दरें बढ़ाईं, उसका असर अब दिख रहा है। कर्ज महंगा है तो कंपनियां निवेश कम कर रही हैं, लोग खर्च कम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, महंगाई कई जगह अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे यूक्रेन वॉर या दूसरी जगहों पर तनाव, वो भी सप्लाई चेन और एनर्जी की कीमतों पर असर डाल रहे हैं। और चीन की इकोनॉमी भी। हाँ, चीन की इकोनॉमी की रफ्तार भी उम्मीद से धीमी रही है, उसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो ये कई फैक्टर्स का मिला जुला असर है जो ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव बना रहा है। और इसी दबाव का असर शायद एक और सेक्टर पर दिख रहा है, री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा। रेटिंग एजेंसी फिच ने 2026 के लिए ग्लोबल री इंश्योरेंस सेक्टर का आउटलुक स्टेबल से घटाकर बिगड़ता हुआ डिटोरेटिंग कर दिया है।
जी। ये सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस करता है, इतनी मुश्किल में क्यों है? री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस वक्त एक तरह के परफेक्ट स्टॉर्म से गुजर रही है। सबसे बड़ी वजह तो है नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब प्राकृतिक आपदाएं। अच्छा। बड़े तूफान, बाढ़, जंगलों की आग, सूखा, ये घटनाएं अब ज्यादा हो रही हैं और ज्यादा नुकसान कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जब बड़ी आपदा आती है तो इंश्योरेंस कंपनियों को भारी क्लेम देने पड़ते हैं। फिर वो री इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाती हैं, तो री इंश्योरेंस पर क्लेम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का सीधा असर उनकी बैलेंस शीट पर? बिल्कुल। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, महंगाई है, तो हर क्लेम की रकम भी बढ़ गई है। ऊपर से कैपिटल मार्केट की अस्थिरता ने उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी हिट किया है। तो वो दरें बढ़ा रहे होंगे? हाँ, उन्हें दरें बढ़ानी पड़ रही हैं ताकि वो भविष्य के क्लेम दे सकें और कैपिटल बचा सकें। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इन्हीं सब दबावों के चलते फिच जैसी एजेंसियां उनके भविष्य को लेकर थोड़ी चिंतित हैं। ये तो हुई ग्लोबल नरमी और सेक्टर स्पेसिफिक दबाव की बात। लेकिन भारत से कुछ अलग तरह की खबरें हैं आईटी मार्केट से। वहां ओवरऑल आईटी नौकरियों में करीब 10% की गिरावट है। हाँ, ये रिपोर्ट आई है। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे खास एरियाज में नौकरियों की जबरदस्त मांग है। हायरिंग बढ़ रही है। ये कैसा विरोधाभास है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और ये विरोधाभास असल में इंडियन आईटी इंडस्ट्री और शायद ग्लोबल टेक सेक्टर में भी एक बड़े बदलाव का संकेत है। कैसा बदलाव? जो 10% नौकरियों की गिरावट है, वो शायद ट्रेडिशनल आईटी रोल्स में है, जैसे मेंटेनेंस, टेस्टिंग या पुरानी टेक्नोलॉजी वाले काम। ये या तो ऑटोमेशन की वजह से कम हो रहे हैं या फिर ग्लोबल डिमांड कम होने से। अच्छा। लेकिन एआई और साइबर सिक्योरिटी, ये तो भविष्य है। कंपनियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अगले फेज में हैं। बिल्कुल। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इन्हीं की डिमांड है। तो पुरानी स्किल्स की जगह नई स्किल्स ले रही हैं। बिल्कुल। तो हो ये रहा है कि पारंपरिक कौशल वाली नौकरियां घट रही हैं और नए फ्यूचर रेडी स्किल्स वाली नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन का मामला है। तो मतलब आईटी प्रोफेशनल्स के लिए लगातार सीखते रहना, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। निश्चित रूप से। ये इंडियन आईटी के लिए एक चैलेंज भी है और एक मौका भी। चैलेंज है मौजूदा वर्कफोर्स को नई स्किल्स सिखाना, और मौका है कि अगर भारत नए एरिया में टैलेंट तैयार कर लेता है तो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में अपनी लीडरशिप बनाए रख सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोलती भी है। एग्जैक्टली। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? हमने अमेरिकी जॉब्स, फेड की अटकलें, सोने की भविष्यवाणी, फार्मा का अमेरिका शिफ्ट, गोल्डमैन का बड़ा निवेश, रेवोल्यूट, सेल्सफोर्स, फिर ग्लोबल स्लोडाउन के संकेत, री इंश्योरेंस पर दबाव और इंडियन आईटी के अंदरूनी बदलाव, इन सब पर बात की। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहा है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे है इन सब चीजों का गहरा इंटरकनेक्शन। मतलब ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो साफ दिखा कि कैसे अमेरिका को एक जॉब डेटा दुनिया भर में सोने की कीमतों पर असर डाल सकता है। कैसे एक देश की संभावित पॉलिटिकल पॉलिसी जैसे टैरिफ हजारों मील दूर कंपनियों के फैसले बदल सकती है। सही। कैसे क्लाइमेट चेंज जैसा ग्लोबल चैलेंज एक पूरे फाइनेंशियल सेक्टर यानी री इंश्योरेंस की सेहत बिगाड़ सकता है। और कैसे टेक्नोलॉजी एक ही इंडस्ट्री में कुछ जॉब्स खत्म करके नई तरह की जॉब्स बना सकती है। कुछ भी आइसोलेशन में नहीं हो रहा। वाकई सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक जटिल पहेली की तरह। जी हाँ। और इसी जटिलता को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए आज का अंतिम सवाल छोड़ते हैं, जो आज की चर्चा पर ही आधारित है। हम हर तरफ ये मिले जुले सिग्नल देख रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर में सुस्ती, लेकिन एआई जैसे नए सेक्टर में जबरदस्त तेजी। ऐसे में इंडिविजुअल्स और बिजनेस इस आर्थिक बदलाव और अनिश्चितता के दौर से कैसे निपटे? इस बदलते माहौल में कौन सी स्किल्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज सबसे ज्यादा काम आएंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर विचार करना शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है।